हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, यूपी पीसीएल 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 11 है। इसके पहले के जो टेस्ट हैं आपके टेस्ट नंबर 10 वो सी सेट अर्थात सेकेंड पेपर का टेस्ट है, तो उसे नहीं कराया गया है। ये जो है आपका जीएस का टेस्ट है जिसमें जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया है तो उसके लिए खेद है, क्षमा चाहते हैं। इसी वजह से वीडियो आज टाइम से नहीं अपलोड हो पाया है और आज तो सिचुएशन ऐसी थी कि वीडियो बनाना ही नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम पास में है तो उसको ध्यान में रखते हुए टाइम निकाल करके वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उस अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आज जो है जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यह फुल टेस्ट रहने वाला है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी जो क्वेश्चन फॉर्मेट है दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, जो जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस पे वो आपके सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत जो मदद है वो हो सके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं और अभी भी टाइम बहुत है। आप लोग अच्छे से जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो करंट अफेयर अपडेटेड हैं और उसके साथ साथ बहुत से टेस्ट सीरीज जो हैं आपके करंट अफेयर के हैं, स्पेशली करंट अफेयर के हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए कोशिश अब करा जाएगा कि शाम को एक करंट अफेयर का, जैसे मंथली जो करंट अफेयर की सीरीज है उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया जाए। ठीक है, तो उसे भी आप लोग क्या चाहते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप लोग बताइएगा, जैसा आप सोच के कहेंगे वैसा किया जाएगा। ठीक है, शाम को नहीं तो 6 या 7 बजे करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड किया जाएगा और सुबह आपका जो जीएस का वो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सूत तथा विनय नामक 2 पिटकों का संकलन किया गया था। इसमें बौद्ध संघ 2 उप संप्रदायों महासंघिक और सर्वस्तिवादी में विभाजित हो गया था। इसके अध्यक्ष विद्वान आचार्य सर्वकामी थे, मतलब इस द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी या सर्वकामी ने की थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, अर्थात दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। जो विनय पीटक और सूत पीटक इसका जो गठन किया गया था प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था, ना कि सेकेंड वाले में। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक, और द्वितीय बौद्ध संगति में महासंघिक सर्वस्तिवादी इन दोनों में विभाजित हो गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी अध्यक्षता सबकामी या फिर सर्वकामी द्वारा की गई थी, ये बात भी आपका सही है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख इस अभिलेख में नहीं मिलता है? अंत्योकस, अलिक सुंदर, तुरमय या फिर टॉलमी द्वितीय? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कुल के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें टॉलमी द्वितीय का उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें टॉलमी द्वितीय का उल्लेख नहीं किया गया है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया, उसके साथ साथ इसमें जो 5 यवन राजा हैं उनके नामों का भी उल्लेख मिलता है। और ये जो 5 शासक है कौन कौन है? अंत्योकस, इसमें देखिए पूछ लेता है कि कौन शासक जो है कहाँ का था या किस क्षेत्र का राजा था। ठीक है, अंत्योकस की बात करें, यह सीरिया का शासक था। अंत्योकस सीरिया का शासक था। ठीक है, सीरिया का शासक था। तुरमय जो है यह मिस्र का शासक था, मिस्र का शासक था तुरमय। अलिक सुंदर यह सीरीन का शासक था, सीरीन का। उसके बाद है आपका मग, एक था शासक जिसका नाम था मग और यह शासक था एपिनस, एपिनस। ठीक है, तो ये जो है आपके 5 शासक थे जिनका उल्लेख 13वें शिलालेख में करा गया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में करा गया है, तो इसका जो सही आंसर है आपका डी हो जाएगा। टॉलमी द्वितीय का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, ऑप्शन डी। यह 17 सर्गों का महाकाव्य है। इस महाकाव्य में भगवान शिव एवं माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है। इसके प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास की रचना माने जाते हैं और यह सर्ग काव्य सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। ये जो विशेषता है निम्नलिखित में से किस महाकाव्य के बारे में उल्लेख किया जा रहा है? ये सारी विशेषताएं जो है किस महाकाव्य की हैं? यह जो है कुमार संभव की हैं। ठीक है, कुमार संभव की बात करें तो इसे 17 सर्गों में बांटा गया है।
ठीक है। और यह कालिदास की रचना है, कुमार संभव की रचना कालिदास ने की है। इसमें माता पार्वती और भगवान शिव के जो पुत्र कार्तिकेय हैं उनके जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है, उनकी जन्म का कथा का उल्लेख मिलता है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ऋतु संहार, ऋतु संहार की रचना भी कालिदास के द्वारा ही करी गई है और इसमें यह जो कालिदास के महाकाव्य है उसमें एक श्रेष्ठतम महाकाव्य की श्रेणी में इसे रखा जाता है। और जो ऋतु संहार है इसमें 6 सर्गों का उल्लेख किया गया है और इसमें जो भारत में या कह सकते हैं कि भारत में जो विभिन्न ऋतुएं हैं, ठीक है, उनके बारे में विस्तार से इसमें उल्लेख आपको मिलेगा ऋतु संहार में। रघुवंशम की बात करें, रघुवंशम भी कालिदास का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग का उल्लेख किया गया है और इसमें दिलीप से लेकर के अग्निवर्ष तक 40 जो इक्ष्वाकु शासक हैं उनके चरित्र और उनके शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कुमार संभव, ऋतु संहार और रघुवंशम, इन तीनों की जो रचना है किसके द्वारा की गई है? कालिदास के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किसमें किसका उल्लेख किया गया है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और विक्रमोर्वशीयम की अगर हम बात करें, विक्रमोर्वशीयम की रचना भी कालिदास के द्वारा ही की गई है, लेकिन ये जो तीनों है महाकाव्य है और विक्रमोर्वशीयम जो है यह क्या है? यह एक नाटक है, याद रखिएगा, ठीक। यह एक नाटक है और इसमें 5 अंकों के पुरूरवा और उर्वशी का जो प्रेम है, उनका जो प्रणय है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कुमार संभव, ऋतु संहारम और रघुवंशम, यह तीनों महाकाव्य हैं, जबकि विक्रमोर्वशीयम क्या है? यह एक नाटक है और इन चारों की रचना कालिदास द्वारा की गई है, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कुछ मंदिर दिए गए और राजवंश दिया गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासक ने, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण आपके जो सोलंकी वंश के शासक हैं इनके द्वारा कराया गया था और यह कहाँ पे? आपके गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। पल्लव वंश के शासक जिसमें नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो खजुराहो है, खजुराहो मंदिर का निर्माण चलतेन वंश के शासकों के संरक्षण में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका तीनों विकल्प सही है। बाकी चौथे की बात करें, जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चोल नहीं बल्कि चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था और यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में निर्मित कराया गया था और यह जो है लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया एक मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसमें 1, 2, 3 आपका सही है, चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसे सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने, खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों ने और विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? इसके द्वारा तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया गया था, यह आपका सही आंसर ए हो जाएगा। देवराय फर्स्ट द्वारा तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया गया था और इसकी अगर हम बात करें 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन करा गया था, ठीक है, शासन कराया गया था और इसी के द्वारा तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया गया था, ठीक। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था का संबंध किससे है? इजारा व्यवस्था यह राजस्व ठेकेदारी की एक प्रथा थी जिसको इजारा व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इजारा की बात करें, यह बंगाल में जहादर शाह थे जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से प्रभावित होकर के अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दे दिया था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास या फिर गुरु अर्जुन देव? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था और अमृतसर नगर की जो स्थापना की गई है, अमृतसर का जो स्थापना हुआ है यह इन्हीं के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और बाकी गुरु अंगद देव, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की बात करें, 5वें गुरु थे और इनके द्वारा अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था और आदि ग्रंथ का संकलन इन्हीं के द्वारा करा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी जो आपके गुरु अंगद देव हैं, गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु माने जाते हैं, यह गुरु नानक के शिष्य थे और इनके द्वारा जो है लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को कठोरता से लागू कराया गया था, वैसाख को त्योहार बनाया गया था,
ठीक है, याद रखिएगा इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु रामदास। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं? विल्लाल या भूस्वामी थे, उड़वार या हलवाहा, कैडिसियार भूमिहीन मजदूर, और एनियर या चारपाई बनाने वाले थे। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, एनियर या चारपाई बनाने वाले थे, यह गलत है। बाकी विल्लाल या भूस्वामी को विल्लाल कहा जाता था, उड़वार जो है हलवाहा को उड़वार कहा जाता था, भूमिहीन मजदूरों को कैडेशियार, भूमिहीन मजदूरों को कैडेशियार कहा जाता था। ठीक है, कैडेशियार। बाकी आपकी एनियर की बात करें, एनियर क्या था? देखिए एनियर जो है, एनियर या फिर वेनियर, जो कि अंडनर हो गए, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। वेनियर जो है, ठीक है, वेनियर जो है या क्या होते थे, ये वणिक वर्गों को वेनियर कहा जाता था। विल्लाल या किसान थे, ठीक है, और विल्लाल जो है चौथी जाति में आते थे। ज्यादातर जो भूमि विल्लालों के हाथ में ही थी और उन्हीं से किसान वर्ग ये बनकर, मतलब उसी के बाद जो है जब भूमि का अधिकार इनके पास होता था, ये जो है किसान में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो बाकी सभी जो दक्षिण भारत में प्रचलित जो राजाओं के समय में, दक्षिण भारत के जो शासक थे उस समय के जो छोटे मोटे वो थे, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो एनियार जो है चारपाई बनाने वाला नहीं था। बाकी ये सभी आपके सही है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है? विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन है? यह आपका रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, यह विशुद्ध मतलब शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा पहला अभिलेख है। आदि पुराण के लेखक जीनसेन निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? आदि पुराण के लेखक जीनसेन यह निवास करते थे अमोघ वर्ष की राज्यसभा में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? इसका स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। और इनके द्वारा इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1920 ईस्वी में, भी याद रखिएगा। ठीक है, 1920 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन डी सही है। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ठीक, कब करी थी? इसका स्थापना 1876 में करा गया था। ठीक है, 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने। और इसकी स्थापना इन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है, जिसमें अगर इंडियन लीग की हम बात करें, इसकी स्थापना 1875 में किया गया था, 1875 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किया था। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और कैटी तेलंग, 3 लोगों ने मिलकर के किया था, याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी जो है त्रिमूर्ति बंगाल के नाम से पूछ लेता है। ठीक है, त्रिमूर्ति बम्बई के नाम, हाँ सॉरी बम्बई, त्रिमूर्ति बॉम्बे या बम्बई के नाम से पूछ लेता है। तो याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और कैटी तेलंग, इनके द्वारा मिलकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में करी गई थी। इसका जो सही आंसर है 1, 2, 4, 3 और 5 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था? कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना, छात्रों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोकना, भारतीय समाचार पत्रों को सरकार की आलोचना से रोकना, भारतीयों को नमक कानून के उल्लंघन से रोकना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है आपका ए हो जाएगा। कार्लाइल सर्कुलर जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना। मतलब इसमें एक सर्कुलर जारी किया गया था कि अगर आप जो है किसी ब्रिटिश वस्तु का, किसी अंग्रेजी वस्तु का विरोध करते हैं और जो है जो आंदोलनकारी है उनका साथ देते हो, तो आपको जो ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित जो स्कूल कॉलेज वगैरह है उनमें दाखिला करने से बाधित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और आपको मतलब पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका कार्लाइल सर्कुलर था। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही है। सिंध का विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय किया गया था? सिंध का विलय हुआ था एलनबरो के समय में, एलनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ था। ठीक है, कुप्रशासन का आरोप लगा करके इसका विलय किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल से संबंधित है? रिचर्ड स्ट्रेची के दस्ता में अकाल आयोग का गठन करना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का लागू होना, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और इल्बर्ट विल विवाद। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब का है, 1881 में आया था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। इलवर्ट विल विवाद ये कब का है, इलवर्ट विल विवाद की अगर हम बात करें तो ये भी जो है आपका 1800 इलवर्ट विल भी 1881-82 का है, ठीक है। और ये दोनों जो है रिपन के कार्यकाल से संबंधित है। बाकी रिचर्ड स्ट्रेची अकाल आयोग का गठन किया गया था, और वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ये दोनों जो है किसके समय की है, ये लिंटन के समय की घटनाएं हैं। तो सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा आपका गलत है, तीसरा चौथा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में पारित किए गए निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। सती प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा उन्मूलन, शिशु वध प्रतिबंध और विधवा पुनर्विवाह, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। बात करें अगर हम इसमें आपका सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन करा गया था 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठीक है। और शिशु वध पर प्रतिबंध जो लगाया गया था यह कब लगाया गया था, देखिए वैसे अगर हम बात करें 1795 में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूर्ण रूप से इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो आपका 1804 में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, पूर्ण रूप से। बाकी आपका दास प्रथा का जो उन्मूलन है, दास प्रथा का उन्मूलन 1833 में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो आया था 1856 में आया था, 1856 में, ठीक है, 1856 में। तो इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेकेंड, ये कैसे होगा यार, हाँ बी होगा, 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना करी गई थी। पहली समानांतर सरकार की स्थापना सतारा में हुआ था, चीतू पांडे के नेतृत्व में इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सतारा में जो है, एक सेकेंड, सतारा चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी यह मुख्य रूप से जो वहाँ पे जातीय सरकार थे उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में हुआ था और सतारा में वहाँ की जातीय सरकारों के नेतृत्व में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। और पहली जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी वो भी आपके सतारा में ही हुई थी, तो सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इसमें शामिल थे। सरकार ने अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार किया, कांग्रेस ने संविधान अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया, विदेशी वस्तुओं एवं शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया गया। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत किस किस पर कौन कौन से समझौते करे गए थे ये आपको कूट के हिसाब से बताना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, चारों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, चारों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही, ऑप्शन डी। निम्नलिखित उंगों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था, अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831, चुआर विद्रोह 1844, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चुआर विद्रोह की अगर हम बात करें, चुआर विद्रोह की जो घटनाएं हुई थी यह 1768 में हुआ था चुआर विद्रोह, ठीक है, 1768 में चुआर विद्रोह हुआ था, ठीक। और कहाँ पे हुआ था, जो आपका बाराभूमि और मिदनापुर वाला क्षेत्र है वहां पे मुख्य रूप से बेसिकली आपको देखने को मिलता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। 1930 में पारित किए गए शारदा एक्ट के अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की आयु का जो शारदा एक्ट के अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं की विवाह की जो न्यूनतम आयु है जो निर्धारित करी गई थी, कितनी की गई थी आपको बताना है। देखिए इसमें जो विवाह की न्यूनतम आयु थी बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष थी, ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में अमृतसर का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का -7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे जो तापमान में इतना भिन्नता देखने को मिलता है इसके पीछे भी यही रीजन है, तुंगता, ठीक है, तुंगता इसके पीछे मुख्य रीजन है। जैसे देखिए यहाँ पे जो आपका अमृतसर है, अमृतसर आपका जो है बहुत पर्वतीय क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा, है तो दोनों एक ही अक्षांश पे, लेकिन शिमला और अमृतसर की बात करेंगे तो शिमला जो है उसी अक्षांश पे होते हुए पहाड़ी और वहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र है ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ का तापमान माइनस में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों विकल्प सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही, कुछ नदियां और जैसे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी विष्णुप्रयाग जहाँ मिलती है, अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है, अलकनंदा मंदाकिनी के मिलने से नंदप्रयाग का और अलकनंदा भागीरथी के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। इसमें बताना है
इसमें देखिए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, ठीक है, इन सभी को सही आंसर का चयन करना है, ठीक है, सही आंसर का चयन करना है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें जो आपका अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसको आप RAM, ठीक है। देखिए रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, अगर याद ना हो तो ऐसे ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अलकनंदा धौली गंगा की बात करें, अलकनंदा और धौली गंगा ये जो है इनके संगम पर, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर विष्णुप्रयाग अर्थात जोशीमठ बद्रीनाथ का निर्माण हुआ है, ठीक है। विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग धौली गंगा, या फिर इसे आप जो है अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर विष्णुप्रयाग का निर्माण हुआ है। अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर किसका निर्माण हुआ है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां जो यहाँ पे मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर, देखिए अलकनंदा नंदाकिनी के संगम पर नंदप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर आपके रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी नदी देवप्रयाग का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग का निर्माण हुआ है। अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर RAM रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे विष्णुप्रयाग का निर्माण हुआ है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदियां जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे नंदप्रयाग का निर्माण हुआ है, ठीक है। नंदाकिनी नंदप्रयाग, ठीक। इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो आपका 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक के हिमालय से विभाजित किया जाता है? कौन सी ऐसी पर्वत या फिर श्रेणी है जो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है? आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखिए इसका अगर हम बात करें, यह जो अलग होता है किसके द्वारा अलग होता है? यह आपका मुख्य है सीमावर्ती भ्रंश जो है, मुख्य सीमावर्ती या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जिसे कहा जाता है, ठीक है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसे कहा जाता है, ठीक, वो आपका सी हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात करें, जो आपका मान लीजिए ये हिमालय है, जो आपका हिमालय है, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया तिब्बत का पठार, ये आपका तिब्बत का पठार हो गया, और ये जो है आपका ट्रांस हिमालय हो गया। इन दोनों को इंड सांगपो सचर जोन अलग करता है, ठीक है। और ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय, और ये आपका बृहद हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इन दोनों के बीच में कौन सा है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ITSZ है। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिलेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, शिवालिक हिमालय और मैदानी हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है इसके बीच में आपका मुख्य हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। और यहीं पे शिवालिक हिमालय और जो मैदानी क्षेत्र है इसके बीच में अगर पूछ लेता तो वो आपका HFF जिसे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है ये स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अजोर्स भूमध्य सागर में स्थित है, कोकस द्वीप हिंद महासागर में, ताहिती है प्रशांत महासागर में, और सेंट हेलेना है अटलांटिक महासागर में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा अजोर्स भूमध्य सागर, भूमध्य महासागर में, ये गलत है। अजोर्स द्वीप की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? यह आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, तो ये आपका गलत है, बाकी विकल्प सही है। अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर के विषुवत रेखा नहीं गुजरती? अफ्रीका के किस देश से होकर के विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? कांगो, केन्या, युगांडा या फिर तंजानिया, किससे होकर नहीं गुजरती है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, तंजानिया से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तंजानिया से होकर के नहीं गुजरती। विषुवत रेखा की अगर हम बात करें, विषुवत रेखा या कितने देशों से होकर के गुजरती है? विषुवत रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। और ये 13 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोमे प्रिंसिप, किरिबाती, मालदीव, इंडोनेशिया, इन 13 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। तंजानिया इसके अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक। उत्तरी अंडमान माउंट कोयोब द्वीप जो है उत्तरी अंडमान में है, मध्य अंडमान में है सैंडल पीक, दक्षिणी अंडमान में माउंट डियाबोलो, और ग्रेट निकोबार में है माउंट थुलियार। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कितने विकल्प सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक। देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की विस्तार की अगर हम बात करें
तो आकृति में या चापाकार की आकृति में देखने को मिलते हैं। अंडमान समूह में बृहद और लघु अंडमान, बृहद अंडमान सकरी निवेशिका के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, अंडमान की अगर हम बात करें, अंडमान जो है इसमें लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जहाँ भारतीय महाद्वीप का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी मौजूद है, और यह द्वीप टर्शियरी कालीन जो अराकान योमा पर्वत है उसका यह विस्तार है। निकोबार द्वीप अंडमान द्वीप की तरह पहाड़ी की तरह बलुआ पत्थर से निर्मित सैल परतों से एक लिंगनाइट कोयला जमाव के रूप में देखने को मिलता है, और इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, और मध्य अंडमान में माउंट डियोबोले स्थित है, दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब स्थित है, और माउंट थुलियार जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई में कमी आती है। उत्तर पूर्व में स्थित कार्बी आंगलोंग पठार इसका विस्तार है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा सही है, दूसरा पहला गलत है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई में कमी आती है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो इसकी ऊंचाई में कमी नहीं, इसकी ऊंचाई में जो है वृद्धि होती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर ऊंचाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। सतलज नदी भारत में निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में जो प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंथ्रासाइट कोयले में नमी की मात्रा न्यूनतम होती है। एंथ्रासाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है। दामोदर घाटी में टर्शियरी सैल समूह का यह पार्ट है, अर्थात दामोदर घाटी जो है यहाँ पे टर्शियरी कोयला समूह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर मतलब मुख्य रूप से कोयला के प्रधान क्षेत्र देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला सही, दूसरा गलत है। एंथ्रासाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है। सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला है एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट की अगर हम बात करें तो यह जो है आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगनाइट, ये कोयले का रूप है जिसमें सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है आपका एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिनस आता है, फिर जो है आपका लिंगनाइट आता है। दामोदर घाटी क्षेत्र टर्शियरी शैल समूह का पार्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें जो आपका दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी क्षेत्र यह विशाल कोयला का क्षेत्र है, और यह गोंडवाना कोयला समूह का है क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पे कोयला पाए जाते हैं। यह गोंडवाना समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महानदी, ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा। देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी क्या है, देखिए वो गोदावरी है, गोदावरी इसमें है नहीं तो कृष्णा हो जाएगी। कृष्णा की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की जो लंबाई है यह आपका 1400 किलोमीटर लंबी है कृष्णा नदी। ठीक है, महानदी की जो लंबाई है यह आपका 858 है, 858 किलोमीटर है। 858 किलोमीटर नर्मदा महानदी की लंबाई है। नर्मदा नदी की लंबाई 1057 किलोमीटर है, 1057। और ताप्ती नदी की जो लंबाई है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बाकी जो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1665 है। ठीक है, 1665 किलोमीटर। ठीक, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा। उसके बाद आपका 2 4 1 3, किसमें तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। स्थलीय समीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती है। इसका प्रवाह स्थलीय भाग पर निम्न व सागरी भाग पर उच्च दाब बनने से होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है। स्थलीय समीर, इसका प्रवाह स्थलीय भाग पर निम्न और सागरी भाग पर उच्च दाब बनने से होता है। अगर सागरी भाग पर उच्च दबाव होगा, हाई प्रेशर बनेगा, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात हवाएं जो है सागरी भाग से किधर चलेंगी? स्थलीय भाग की ओर चलेंगी। और ये स्थलीय समीर पूछा है। स्थलीय समीर का मतलब क्या है? हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चले, और सागरी समीर का मतलब होता है कि हवाएं जो है सागर से स्थल की ओर चले। तो अगर स्थलीय समीर पूछ रहा है तो जो आपका स्थल है यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास होगा, और जो समुद्र है वहां पे लो प्रेशर का विकास होगा। ठीक है, तो हवाएं जब स्थल से सागर की ओर चलेंगी, ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा कि जो स्थल वाला क्षेत्र है वहां पे आपका हाई प्रेशर होगा। क्या दिया? स्थलीय भागों पर निम्न नहीं, हाई प्रेशर होगा, अर्थात उच्च वायुदाब होगा, और सागरी पर निम्न वायुदाब होगा। ठीक, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ब्लू माउंटेन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन किस में है आपको बताना है। ब्लू माउंटेन की अगर हम बात करें आपकी मिजोरम में स्थित है। ठीक है, मिजोरम में है ब्लू माउंटेन। ठीक, सही आंसर इसका ये हो जाएगा।
मिजोरम में ब्लू माउंटेन है और मिजोरम में स्थित सर्वोच्च चोटी है ब्लू माउंटेन। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉकेसस राज्यों में शामिल नहीं है? कौन सा देश कॉकेसस राज्य में शामिल नहीं है? ये आपका किर्गिस्तान है, या कॉकेसस राज्य में नहीं आता। बाकी आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, ये तीनों मिलकर के कॉकेसस द्वीप बनाते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने उच्च व निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुलीन। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे पुलीन कहा जाता है। महाद्वीपीय मग्नढाल पर सागरीय निक्षेप का अभाव होता है। महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 3/4 भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार या फिर सागरीय मैदान पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को गैरोन नदी का मुहाना, गैरोन नदी किस कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है? गैरोन नदी अपना जल प्रवाहित करती है कहाँ पे? देखिए गैरोन नदी अपना जल प्रवाहित करती है विस्के की खाड़ी में। विस्के की खाड़ी में विस्तुला नदी अपना जल बाल्टिक सागर में प्रवाहित करती है। एब्रो नदी उत्तरी सागर में, बेजर भूमध्य सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका 3-1-2-4 3-1-2-4। ठीक, देखिए गैरोन नदी विस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विस्टुला नदी बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, विस्टुला नदी बाल्टिक सागर में जल गिराती है। एब्रो नदी जो है या भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है और बेजर नदी उत्तर सागर में जल प्रवाहित करती है। सही आंसर बी हो जाएगा 3-1-2-4। ठीक है, 3-1-2-4। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इटली को अल्बानिया से अलग करती है? कौन सी जल संधि इटली को अल्बानिया से अलग करती है? इटली को अल्बानिया से अलग करने वाली जो जल संधि है वो जल संधि आपका ओट्रांटो जल संधि इटली को अल्बानिया से अलग करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? कौन कृत्रिम बंदरगाह है? जो आपका चेन्नई बंदरगाह है या एक कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है? भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम क्या है? राजमहल पहाड़ियां जो है या भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तांबा भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाना है। तांबा भंडार की दृष्टि से सबसे अधिक तांबा का भंडार कहाँ पे? राजस्थान में पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका झारखंड है। तांबा भंडार के मामले में दूसरे नंबर पे झारखंड है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। इसका जो सही आंसर आपका 2-3-1-4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें नंबर पे है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें नंबर पे। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 131वें नंबर पर। मानव विकास सूचकांक में 125वें नंबर पे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो भारत 193 देशों की सूची में 2025 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? किसके द्वारा घोषित किया गया? जल विद्युत दशक घोषित किया गया अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? यह सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? यह सम्मान दिया गया है मनु भाकर को। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनु भाकर को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है इसका थीम क्या है आपको बताना है। इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसका आयोजन पे कहाँ किया गया था? इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समाचारों में रहा युद्ध अभ्यास एक्वेरिन 2025 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच होता है? एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में होता है। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन होता है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका बी है। यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, आतंकवाद रोधी है और इसका जो आयोजन है मालदीव में करा गया था। 2025 का जो फॉर्मेट है इसका आयोजन मालदीव में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, मालदीव में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार मासाकी काशिवारा को दिया गया। कहाँ के हैं? जापान के हैं, याद रखिएगा, जापान के हैं। और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है, 2025 का यह पुरस्कार मासाकी काशिवारा को दिया गया है। चर्चा में रहे पुस्तक नैरेटिव ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसकी रचना किसके द्वारा करी गई है? देखिए इसकी रचना जो किए हैं यह है NV रमना द्वारा इसकी रचना की गई। ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीश NV रमना, इन्होंने नैरेटिव्स ऑफ द बेंच
ए जज स्पीक्स पुस्तक की रचना करी है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चीता संरक्षण गलियारा निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य बनाया जाएगा? जो चीता संरक्षण गलियारा है किन राज्यों के बीच बनेगा? यह गलियारा बनाया जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चीता संरक्षण गलियारा बनाया जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे? किस देश में गए थे? यह जो है मालदीव में गए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री ने भारतीय सेना को नागास्त्र फर्स्ट की 120 इकाइयों का पहला बेंच प्रदान किया। नागास्त्र फर्स्ट निम्नलिखित में से क्या है? नागास्त्र फर्स्ट जो है यह एक स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, गैर संवैधानिक निकाय को उनके गठन वर्ष के आधार पर नीचे जो है व्यवस्थित करना है, आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके गठन के वर्ष से के आधार पर जो है क्रम से लगाना है। ठीक, क्रम से लगाना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई, इसकी बात करें हम, इसका स्थापना कब करा गया था? 1963 में इसका स्थापना हुआ था। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में, 1964 में सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना किया गया था 2005 में, 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का स्थापना कब किया गया था? जो आपका मुंबई 2008 हमला हुआ था, मतलब आतंकवादी हमला, उसके बाद इसका गठन हुआ था 2009 में। ठीक है, एनआईए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 सब क्रम से हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से धन विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रेषित, लोकसभा द्वारा पारित तथा राज्यसभा में लंबित, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने हेतु संकल्पित, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव। आपको बताना है कौन सा प्रस्ताव विधेयक लोकसभा का विघटन होने पर समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु अगर प्रस्तावित होते ऐसा अगर कोई विधेयक है तो यह विधेयक आपका समाप्त नहीं होगा। लोकसभा द्वारा पारित तथा राज्यसभा में अगर लंबित हो, लोकसभा द्वारा पारित हो गया और राज्यसभा में लंबित हो और लोकसभा का विघटन होता है तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने हेतु अगर संकल्पित कर दिया गया तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। न्यायाधीश को हटाने से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव है तो ये भी समाप्त नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 3 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रारंभ करने का आधार है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो आधार है वो कौन सा है आपको बताना है। देखिए, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का जो आधार है वो केवल एक ही आधार है और वो है संविधान का अतिक्रमण, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और राष्ट्रपति की जो महाभियोग चलाया जाता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, 61 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है? देखिए मैं बता दूं, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं वो है आपके अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। यह मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन इसमें जो है शामिल है, जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आपका 14 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अवसर की समानता, ये तो नहीं आएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 1 और 3 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं, जो भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, विधि के समक्ष और विधियों का समान संरक्षण जो है ये आपका अनुच्छेद 14 में आ जाएगा। ठीक, तो बाकी आपका जो है ये और 3 बाकी जो मौलिक अधिकार है वो सभी को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 को छोड़ करके बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। निर्वाचन की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में देखिए, मतदाता प्रत्याशी के स्थान पर दल को मत देता है। दल को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीटें आवंटित की जाती हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि का चयन होता है। सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजेता होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जो है देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का चयन होता है और सर्वाधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजयी निर्वाचित निर्वाचित किया जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषता या नहीं है। ठीक है, तो तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, ऑप्शन ही हो जाएगा। इस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांग की राशि अनुदान की मांग में से 100 रुपए की कमी करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे विशिष्ट शिकायत को प्रकट करना होता है जो सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में है। आपको बताना है इस कटौती को क्या कहा जाता है जिसमें से मात्र 100 रुपए कम किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऐसी कटौती को कहा जाता है सांकेतिक कटौती, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से इसको जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। अनुच्छेद 108 में सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख है, 110 में धन विधेयक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 114 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख किया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 14 में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में इसमें विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 116 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा गलत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन मूल कर्तव्य नहीं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, सामाजिक संस्कृति का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद का विकास, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की शिक्षा। तो ये तीनों तो मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण यह आपका क्या है? यह जो है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, न कि मौलिक कर्तव्य। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित वादों को क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन सिंहवाद और केशवानंद भारतीवाद, इन सभी को क्रम से लगाना है। ठीक है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं, जो आपका शंकरी प्रसादवाद यह कब का है? यह 1951 में आया था। शंकरी प्रसादवाद 1951 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये कहा था कि अनुच्छेद 13 सब क्लॉज फर्स्ट और अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 इनको जोड़ा और फिर ये कहा कि संसद को अनुच्छेद 362 के तहत संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें जो है शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने का अधिकार है। ठीक, उसके बाद आपका गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद की बात करें तो यह कब आया था? यह आया था 1967 में, 1967 में गोलकनाथवाद आया था। ठीक है, इसके पहले आपका सज्जन सिंह आया था, सज्जन सिंहवाद 1965 में, 1965 में। ठीक है, और यह आपका 17वां संविधान संशोधन को वैधता देने के लिए किया गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है और इसमें न्यायालय के पूर्ववर्ती जो शंकरी प्रसादवाद है इसके निर्णय को बरकरार रखा गया था। किसमें? सज्जन सिंह मामला में। उसके बाद आपका गोलकनाथवाद आता है 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब मौलिक अधिकार को एक पवित्र अधिकार की संज्ञा दी गई थी गोलकनाथवाद में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसमें जो है कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत कार्य करते हुए मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन करने का अधिकार, मौलिक अधिकारों को कम करने का या फिर उसे समाप्त करने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। यह निर्णय गोलकनाथवाद में दिया गया था। और केशवानंद भारतीवाद आप लोगों को पता ही है कि ये 1973 का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी और इसमें कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है बशर्ते उसके जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो क्रम है वो आपका क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देखिए, राज्यसभा के किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है किंतु 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसे संकल्प कर प्रथम मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा समानता बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, बी। इसमें पूछा क्या कौन सा विकल्प सही है? तो दूसरा, यदि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसे संकल्प पर प्रथम मत देने का अधिकार होता है। बात बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से पारित नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। राज्यसभा के किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जा सकता है किंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, अगर राज्यसभा के किसी सदस्य को आप चुनेंगे तो लोकसभा की सदस्यता कहाँ लेगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर भी।
पेशा अधिनियम के बारे में देखिए 1996 पेशा अधिनियम का संबंध मुख्य रूप से ग्राम सभा को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति देने से संबंधित था। पेशा अधिनियम की अगर मैं बात करूं, यह जो है ग्राम सभा को खनन पट्टे के लिए अनुशंसा करने की सिफारिश करी थी, वन उपज का स्वामित्व गांव को देने की बात करी थी, नशीले पदार्थों को गांव द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात करी थी, और ग्राम हाट प्रबंधन का। तो मतलब सभी अधिकार जो है पेशा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को देने की बात की गई थी, सिफारिश करी गई थी। आदि कौन से जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। धारणीय विकास का अधिकार, पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चारों विकल्प सही है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अधिकार है, पर्वतीय क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। ये सभी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न मामलों में इन सभी को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का निषेध किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया है? यह जो है आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। और जो मादक पदार्थ वगैरह हैं, इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें जो है इसमें कमी करने की, आप कह सकते हैं प्रतिबंध लगाने की जो बात की है अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति के सदस्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? केवल 15 सदस्य लोकसभा से, केवल 15 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 20 सदस्य लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन डी। विधान परिषद के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी। परिषद के 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है आपका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प मतलब गलत है। ठीक है, सही नहीं है, गलत है। ठीक, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, जो विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। राज्य में परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके आकार पर निर्भर करती है, आधे से अधिक नहीं बल्कि इसके आकार पर निर्भर करती है, तो गलत हो जाएगा। और 1/12 सदस्य नहीं, अगर मैं बात करूं, राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का चयन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार दिया गया था? यह 70वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जो 1992 में किया गया था। इसमें कहा गया था कि पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन ही हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है यह संसद द्वारा कितने समय में हो जानी चाहिए? वित्तीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है यह हो जानी चाहिए कब तक? 2 महीने के भीतर। देखिए इसमें आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने के भीतर। 1 महीने के भीतर। अगर आपका वित्तीय आपातकाल है तो 2 महीना है, 2 महीने के भीतर होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन है तो यह भी आपका 2 महीने के भीतर होना चाहिए। तो केवल 1 महीना एक के लिए है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता के बारे में देखिए 26 जनवरी 2002 को इसे लागू किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के 9 मानक आकार स्वीकार किए गए हैं। इसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया था? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो है अनुच्छेद 350 सब क्लोज ए में कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 350 सब क्लोज ए, जिसमें कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान को समाप्त किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था? यह किया गया था आपका 104 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड सदस्यों का राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा चयन होता था, मनोनयन होता था, उसको समाप्त कर दिया गया था 104 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली आईएफएससी अक्षरांकीय कूट, जो आईएफएससी कोड है, इसके बारे में बताना है। इसका मतलब क्या अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में देखिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
यह वित्तीय संस्थानों में निदेशकों एवं गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की संस्तुति करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी, दूसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका बी है। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति के बारे में देखिए, ऐसे ऋण जिनका ब्याज मुद्दन की किस्त का भुगतान 180 दिनों तक नहीं किया गया हो, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति में शामिल होगा। कृषि अग्रिमों के ब्याज तथा किस्त अदायगी भुगतान की तिथि को 2 फसलों तक न होने पर उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति माना जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं, और कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था और उसको आपको बताया गया था डिटेल में। जो एनपीए घोषित किया जाता है, एनपीए किसी भी संपत्ति को एनपीओ में या किसी ऋण को जो एनपीए में कन्वर्ट किया जाता है, या 180 दिन नहीं, कितने दिन तक वेट किया जाता है? 90 दिनों तक। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। बाकी जो कृषि से संबंधित अगर ऋण दिया गया है तो 2 कृषि जो होते हैं ऋण, मतलब होते हैं जैसे धान और गेहूं की बुआई हो गई, 2 जो फसल वर्ष होते हैं उस आधार पर एनपीए का निर्धारण होता है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। इसका सही आंसर क्या है? बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति हथकरघा विकास से संबंधित है? हथकरघा विकास से संबंधित कौन सी समिति? आपकी मीरा सेठ समिति। ये भी कल देखा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कब गठन किया गया था इसको? 1997 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कंपनियों के विलय अधिग्रहण के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति आवश्यक होती है? किसके लिए अनुमति आवश्यक होती है? अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी की परिसंपत्ति अगर 450 करोड़ रुपए से अधिक हो, विलय करने वाली तथा अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी का संयुक्त टर्नओवर 7,500 करोड़ रुपए से अधिक हो। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें देखिए मुद्रा योजना की शुरुआत कब करी गई थी? ये भी कल जो है बताया गया था। मुद्रा योजना की जो शुरुआत है यह 2015 में हुआ था। उज्ज्वला योजना 2016 में उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया गया था। पीएम जन आरोग्य योजना का शुरुआत कब हुआ था? पीएम जन आरोग्य योजना का शुरुआत किया गया था 2018 में, और स्वामित्व योजना का शुरुआत 2020 में किया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1, 2, 4, 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के सुझाव पर किया गया था? किस समिति के सुझाव पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना हुआ था यह एमजे फेरवानी समिति के सुझाव पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, एनएसई। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तिगत स्वामित्व। उत्पादन के साधनों पर निजी अर्थात व्यक्तिगत स्वामित्व, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन किसी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम हो सकते हैं? ये क्वेश्चंस भी कल जो है डिस्कशन किया गया था, बहुत डिटेल में बताया गया था कि अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फूट के हिसाब से बताना है। इसमें विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, बिल्कुल विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, बिल्कुल मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि होगी। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, कल डिटेल में बताया गया था। ठीक है, अल्लिकरे फोस्टर विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? अल्लिकरे फोस्टर विधि का जो उपयोग है यह किया जाता है बहुआयामी निर्धनता मापन के लिए। ऑप्शन है बहुआयामी निर्धनता मापन के लिए, ऑप्शन है इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटे की वित्त पोषण निम्नलिखित में से कौन घाटे की वित्त पोषण के साधन हो सकते हैं? विदेशी ऋण, आंतरिक ऋण, मुद्रा छपाई या फिर नोटबंदी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1, 2, 3। घाटे के वित्त पोषण के लिए विदेशी ऋण लिया जा सकता है, आंतरिक छपाई हो सकती है, मुद्रा की छपाई, नोटबंदी थोड़ी होगा यार। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार जो एसडीआर है इसके बारे में देखिए। एसडीआर कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जनित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसंपत्ति है। इसका मूल्य विश्व की 5 प्रमुख मुद्राओं के बास्केट के आधार पर निर्धारित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। पूर्व मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र की कीमत अत्यंत अस्थिर होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर है, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया रैंप योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया रैंप योजना का संबंध सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा रैंप योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए रैंप योजना, राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुषंगी इकाई है? भारतीय रिजर्व बैंक की अनुषंगी इकाई कौन कौन है? जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। इसमें बताना है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा सही। वार नमापारा वन्यजीव अभयारण्य, वार नमापारा ये छत्तीसगढ़ में है, वर्धा है गुजरात में, बूरा चापोरी है गोवा में और नेत्रावेली है असम में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, वार नमापारा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें छत्तीसगढ़ में, ये बात बिल्कुल ठीक है। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में, ये बात भी ठीक है। और आपका जो बूरा चापेरा वन्यजीव अभयारण्य है यह कहाँ पे है? यह गोवा में नहीं है, यह कहाँ पे है? यह आपकी असम में है। ठीक है, असम में है। और नेत्रावेली कहाँ पे है? नेत्रावेली की अगर हम बात करें, यह जो है आपके गोवा में स्थित है, नेत्रावेली है गोवा में। ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किन्हें पारिस्थितिकी पद चिन्ह की संकल्पना का जनक माना जाता है? जो पारिस्थितिकी पद चिन्ह है, इस संकल्पना का जनक किसे माना जाता है? विलियम रीस और मैथिस वाकेर नैगल को, वाकेर नैगेल को। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन जीव पादप सहभोजिता का उदाहरण है? कौन इसमें से सहभोजिता का उदाहरण है? कौन इसमें से सहभोजिता अर्थात कॉमनसेलिज्म का उदाहरण कौन है? ये आपको बताना है। व्हेल एवं वारनाकल, बगुला एवं चारण पशु, आम की शाखा एवं आर्किड, समुद्री एनिमोन एवं क्लाउड मछली। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कॉमनसेलिज्म मतलब क्या होता है? कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता का मतलब होता है जिसमें एक प्रजाति को फायदा हो और दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे कहा जाता है कॉमनसेलिज्म। जैसे वेल और बारनाकल। ठीक है, वेल और बारनाकल, ये जो वेल मछली है इसके नीचे जो छोटे छोटे ये होते हैं, क्या कहते हैं, मछलियां होती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। ठीक है, बगुला और चारण पशु, जैसे जो पशु चढ़ते हैं तो उनके खुर जो पैर होता है, उनके पैर से जब मिट्टी हट जाती है तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उनको कौन खाता है? बगुला खाता है। तो गाय के ऊपर जो पशु, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बगुला को फायदा होता है। ठीक है, तो ये आपका सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म का उदाहरण है। आम की शाखा में जो आर्किड है, आर्किड का जो पौधा होता है ना, जो आप देखते होंगे, जो जैसे कुछ पौधे होते हैं, पौधे की तने से कुछ अन्य दूसरे पौधे जो है निकले रहते हैं। ठीक है, तो वो पौधा उसको जो है रहने के लिए जगह मिलती है, मतलब कह सकते हैं कि उसको वृद्धि के लिए एक आवास मिल जाता है, आम का शाखा। लेकिन आम के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव। तो ये है समुद्री एनिमोन और क्लाउड मछली, ये भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सहभोजिता जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे सहभोजिता या फिर कॉमनसेलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करूं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था 2002 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में, देहरादून में स्थित है भारतीय वन्यजीव संस्थान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी आपका है, सीपीसीबी दिल्ली में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में और भारतीय वनस्पति संस्थान कोलकाता में। सही आंसर भी हो जाएगा 4-1-3-2, ऑप्शन भी सही है। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को उनकी किस कृति के लिए 34वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कौन देश को वासी के लिए? और यह उत्तर प्रदेश के में से किस जिले से संबंधित है? किस जिले की रहने वाली? बहुत ज्यादा चर्चा में था। यह कहाँ की है? यह आपकी जो है गोरखपुर की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और यह जो है इनका जो संबंध है कहाँ से है? इनका संबंध है आपके गोरखपुर से, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। एक सेकंड, गोरखपुर, ये गोरखपुर नहीं है यार, इनका जो संबंध है वाराणसी से है। ठीक है, गोरखपुर से थोड़ी है, गलत दिया इसमें, वाराणसी से इनका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है? किसके द्वारा लगाया गया? यह लगाया गया वाराणसी द्वारा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? अज्ञेय स्मृति सम्मान उदय प्रकाश को दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। चर्चा में रहा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT फर्स्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसका निर्माण किया गया है?
इसकी अगर मैं बात करूँ, यह बनाया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात डीआरडीओ द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डीआरडीओ नहीं, इसरो द्वारा, ठीक है, ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, यह किसका सफल परीक्षण किया गया है, इसरो द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास कॉन्वे 3x3 कॉन्वे EX3 का उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री सुरक्षा निगरानी को बढ़ावा देना, भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री सुरक्षा निगरानी को बढ़ावा देना, या फिर आपातकालीन परमाणु स्थिति से निपटने को तैयार रहना। इसका जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा बी, आपातकालीन परमाणु स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में संपन्न हुई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था रविचंद्रन अश्विन को, ऑप्शन सी हो जाएगा, रचिंद्र रविंद्रन है, ठीक है, रचिंद्र रविंद्रन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, इसका उद्घाटन किया गया है। यह मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया है? इसका मुख्यालय जो है स्थापित किया गया है निजामाबाद, तेलंगाना में, ठीक है, निजामाबाद। और जो पल्ले गंगा रेड्डी हैं यह इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऑप्शन डी। 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके मिलने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविटिंसिया मिराबिलिस, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना और द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इन सभी को क्रम से लगाना है, ठीक है। देखिए अगर इसके मैं बात करूं तो इसमें जो आपका ये है पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका तीसरे, और ये चौथे नंबर पे, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी सही है। पराश्रवित रंगों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्य के लिए किया जाता है? दूध के अंदर को हानिकारक जो जीवाणु होते हैं इनको नष्ट करने के लिए, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, इन सभी उद्देश्यों के लिए जो आपका पराश्रवित रंग है इसका उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुनित है? माइक्रोफोन का उपयोग, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं माइक्रोफोन की, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, न कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। बाकी सितार ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनामो जो है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उल्टा दिया है। और विद्युत शेल जो है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो यह प्रकाश ऊर्जा जो है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी सही है, बाकी विकल्प गलत है। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? इनके बीच की जो दूरी है यह हो जाती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी हो जाती है, उत्तल लेंस के फोकस दूरी की 4 गुनी। साधारण वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 125 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वथनांक हो जाएगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का सही अवरोही क्रम है? प्रकाश की चाल का सही अवरोही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए प्रकाश की चाल की बात करें, सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, फिर जल में, तारपीन का तेल, उसके बाद कांच, ऑप्शन बी। जरा दृष्टि दोष के बारे में देखिए, इस रोग में नेत्र की सामंजस्य या सामंजन क्षमता कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति की निकट एवं दूर दोनों ही देखने में क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 106। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन इसमें से जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, इन्फ्लुएंजा। यह वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन्स के अतिस्राव के हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है? हार्मोन्स ज्यादा अगर स्रावित होगा तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। यह आपका इंसुलिन के ज्यादा स्रावित होने से, ठीक है, ऑप्शन डी। एबीसीसी कमल के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है?
यह उत्तकों और कोशिकाओं के विभेदन में सहायता करता है, यह पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यह पौधों को अंकुरण के लिए प्रेरित करता है, इसके द्वारा पौधों के पुष्पन को नियंत्रण किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, यह पत्तियों के झड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मैरी को साक्षात्कार देना है, लेकिन साक्षात्कार से पहले 5 मिनट के दौरान उसे पसीना आने लगता है, हृदय स्पंदन, श्वास गति आदि बढ़ जाती है। उसकी व्याकुलता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसकी व्याकुलता के लिए जो हार्मोन्स है वो आपका एड्रीनलिन और नर एड्रीनलिन, यह हार्मोन्स उत्तरदायी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मृदा में जल के अभाव से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। पौधों द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, आर्य की व्याख्या करता है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखिए, इसके परिणामस्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के समान होती है। इसमें बनने वाले गुणसूत्र पतले व लंबे होते हैं, या केवल प्रजनन कोशिका में होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही? अर्धसूत्री विभाजन के बारे में ये आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, या केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है, यह बात आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्थि और माप दिया है, उसे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, जो आपका ब्रेस्ट बोन है, जो आपका ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन की अगर मैं बात करूं, यह जो स्टर्नम, इसका नाम स्टर्नम है। कॉलर बोन, इसे क्या कहा जाता है? कॉलर बोन की अगर मैं बात करूं, इसे कहा जाता है क्लेविकल, क्लेविकल। नीकैप किसे कहा जाता है? नीकैप कहा जाता है पटेला को, और शोल्डर ब्लेड स्कैपुला को। इसका जो सही आंसर आपका भी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसकी कमी से मैरस्मस और क्वाशरकोर रोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे प्लवमान जीन का सिद्धांत, प्लवमान जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्लवमान जीन सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिनटॉक ने किया था, बारबरा मैकलिनटॉक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉटरडम अभिसमय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? रॉटरडम अभिसमय जो है, रॉटरडम समझौता जो हुआ था, यह मुख्यतः किससे संबंधित है? यह खतरनाक रसायनों का जो आयात है, इससे संबंधित है रॉटरडम। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, इस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्रदान किए जाने वाला इको मार्क प्रमाणन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके द्वारा दिया जाता है, BIS द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण शामिल होता है? PM10, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर अमोनिया? फुट के साथ बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन शामिल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कचरे के आधार पर विभिन्न रंगों की थैलियों का प्रावधान किया गया है। मानव तथा पशुओं के शारीरिक अपशिष्टों के निपटान हेतु निम्नलिखित में से किस रंग की थैली का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पीले रंग की थैली का। ऑप्शन सी। किसने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? किसके द्वारा यह पद संभाला गया था? देखिए इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, श्रीपति मिश्रा। ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तौहीद समाचार पत्र का संपादन खलील हसन निजामी ने किया था, रहनुमा का अशफाक हुसैन ने, कौमी आवाज का सज्जाद जहीर ने, और लखनऊ अखबार का लाल जी ने। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका सही हो जाएगा, कौमी आवाज। ठीक है, कौमी आवाज का जो ये कह सकते हैं कि प्रकाशन है, यह सज्जन अहीर द्वारा नहीं किया गया था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था? कब से करा गया था? देखिए उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में हिंदी को अनिवार्य जो है यह कर दिया गया था। कब किया गया था? यह अनिवार्य किया गया था आपका 1968 में। 1968 में उर्दू अकादमी का स्थापना किया गया था 1972 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का स्थापना 1974। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1998। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। कितने विकल्प सही है आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, अर्थात इसमें पहला और तीसरा सही, पहला और तीसरा सही, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा।
सॉरी, देखिए पहला और तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का स्थापना 74 नहीं 1976 में किया गया था, 1976 में करा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी का स्थापना किया गया था 1998 नहीं 1996 में। ठीक है, तो ये दोनों आपका गलत है, बाकी ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? ढाई घाट मेला का आयोजन फर्रुखाबाद में होता है, नक कटैया मेला वाराणसी में, बेरिया घाट मेला हरदोई और देवा शरीफ मेला बाराबंकी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, ढाई घाट मेला, यह गलत है। ठीक है, ढाई घाट मेला का आयोजन जो है ये शाहजहांपुर में होता है, न कि फर्रुखाबाद में। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देखिए इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की अगर मैं बात करूं, यह है आपके लखनऊ में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दलदली मैदान पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर है दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ बनाई गई थी? यह प्रतापपुर में, कल बताया गया था 1903 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में है, ये भी बताया गया था। ठीक है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पीलीभीत स्थित फुलर झील से होता है? आपकी गोमती नदी है। इसके बारे में भी कल डिटेल से डिस्कशन किया गया था। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 2001 में। ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक जो है 1961 से 1971 के बीच रही थी, स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जाति प्रतिशतता का सही और वही क्रम में है? इसका जो सही आंसर है वो आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? 1991 में साक्षरता दर 28.33%, 91 में 52.21, 2001 में 67.7 और 11 में 73%। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 2001 की अगर मैं बात करूं, 2001 में जो साक्षरता है कितनी थी? ठीक है, देखिए 2001 में जो 91 में 28.33% थी, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1991 में साक्षरता 52.21% थी, ये बात भी ठीक है। ठीक, और 2011 में जो साक्षरता 73% थी। ठीक, 2001 की अगर मैं बात करूं, 2001 में जो साक्षरता है 64.8% थी। ठीक है, तो यही गलत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनघनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जनघनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसमें जनघनत्व अगर मैं बात करूं, चित्रकूट का जनघनत्व कितना है? 308 है चित्रकूट का, और महोबा का जो जनघनत्व है 279 है, 279। सोनभद्र का जनघनत्व है 270, और हमीरपुर का जो जनघनत्व है 275 है, 275 से आप लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जौनपुर में लिंगानुपात है 1021, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 और प्रतापगढ़ में 998। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जौनपुर। जौनपुर में लिंगानुपात 1021 नहीं 1024 है। ठीक है, तो यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, इसका जो है आपका बलिया पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका देवरिया, देवरिया दूसरे नंबर पे। ठीक है, देवरिया के बाद कुशीनगर तीसरे नंबर पे, फिर ललितपुर चौथे नंबर पे। इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, 3214, 3214। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों का सही अवरोही क्रम है? इसका सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर के 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में कितने अंकों की कमी हुई है? लिंगानुपात में जो कमी देखने को मिला है वो 14 अंकों की कमी देखने को मिली है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को नगरीय प्रतिशतता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद सभी सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सभी क्रम से है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 से 11 के दशक में जनसंख्या घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई है?
जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि देखने को मिला है वो 139 अंकों का देखने को मिला, ठीक है, 139 अंकों का देखने को मिला है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य था? ऑपरेशन सिंधु किस लिए चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया था। भारत मंगोलिया के बीच जो नोमैडिक युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट होता है, इसका 17वां संस्करण, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन हुआ था उलान बटोर मंगोलिया में। 26वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत द्वारा विजेत पदक संख्या के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए थे? भारत ने 8 स्वर्ण 10 रजत 6 कांस्य। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2025-26 में भारत उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है? भारत उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 वाद में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारित किया है? कितने समय के भीतर? ये जो है अधिकतम 3 महीने के भीतर। देखिए ज्यादा से ज्यादा जो है एक बार मान लीजिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास आरक्षित करता है या फिर से 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर ही अगर ये पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है तो 3 महीने के अंदर ही भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर पुनः विचार के बाद अधिकतम 1 महीने तक अपने पास रोक सकते हैं, मतलब टोटल इसके पास जो समय है जब तक ये रोक सकता है वो 4 महीना है, याद रखेगा 4 महीना है, 4 महीना है तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत को प्राप्त प्रेषण के संदर्भ में विभिन्न देशों का सही क्रम है? जो रेमिटेंस प्राप्त होते हैं इसमें भारत जो है, अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक जो भारत को रेमिटेंस प्राप्त होता है उसमें सबसे अधिक अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, यूके है, फिर सऊदी अरेबिया है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाने की बात करी गई है? 1 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाने की बात करी गई है। ऑप्शन हो जाएगा। भारत के द्वारा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता गया है। भारत ने यह उपलब्धि किसके विरुद्ध, मतलब किस टीम को पराजित करके यह खिताब जीता था? यह खिताब भारत द्वारा जो जीता गया है, भारत ने यह खिताब साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता था। ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह है आपकी नगोजी ओंकोजी इवेला। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नगोजी ओंकोजी इवेला, ऑप्शन ए इसका सही है। एक सेकेंड, नगोजी ओंकोजी इवेला जी नहीं, ये सरली बोचले हैं, ठीक है, सरली बोचले हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? किस स्थान पे यह बताना है। इसका आयोजन हुआ था रॉटरडम नीदरलैंड में। ऑप्शन ए इसका सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए जल्दी जल्दी कराया गया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं था और किसी तरह टाइम निकाल के प्रैक्टिस सेट कराया गया है। आई होप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और जो भी क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।